हेलो फ्रेंड्स, एक्सियम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद अफजल। फ्रेंड्स, हमने जो है अब तक जो है ट्रांस हिमालय को पढ़ा है। पिछली क्लास में हमने ट्रांस हिमालय को समझा था, एक एक चीजें जो है उसमें हमने समझी थी। और आज की क्लास में मैं जो है आपको महान हिमालय पढ़ाने वाला हूँ। महान हिमालय सभी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जो है महान हिमालय से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जो है इस पूरी क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखिए। एक एक चीज को आप नोट डाउन करते जाइए, एक एक चीज को बाय मैप समझते जाइए, मैपिंग के द्वारा आप भी समझते जाइए। और मुझे ये उम्मीद है कि अगर आपने ये पूरी जो है वीडियो आपने देख ली और बिना स्किप किए हुए, तो सारी चीजें आपकी जो है महान हिमालय से संबंधित सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही अच्छी और बहुत ही रोमांचक क्लास होने वाली है ये। और जो है हम भारत के भूगोल को इस तरीके से पढ़ेंगे, आपको ये एकदम एकदम ईजी लगेगा, एकदम अच्छे से आप एकदम माइंड में आपके फिट होते जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं महान हिमालय को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं महान हिमालय, महान हिमालय को जो है फ्रेंड्स कई नामों से जाना जाता है। इसे आंतरिक हिमालय, इसे जो है हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री इस कारण से कहा जाता है क्योंकि जो इसका जो अधिकतम जो भाग है वो बर्फ से ढका रहता है। मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है। तो इसे आंतरिक हिमालय, इसे जो है बृहद हिमालय, इसे जो है हिमाद्री आदि नामों से जाना जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं किस किस नामों से इसको जाना जाता है। तो इसे पहला आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय, ठीक है। दूसरा हिमाद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है, हिमाद्री, या फिर इसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है। यानी इन तीनों नाम से भी इसको जाना जाता है। काफी जो है मुख्य हिमालय के दृष्टिकोण से जो महान हिमालय है काफी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व की सारी जो लंबी चोटी जो है ऊंची चोटियां यहीं पे पाई जाती हैं। आपने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे जो है ऊंची पर्वत चोटी है, वो यही पाई जाती है। तो इन से इनको नाम जो है इनके नाम से जाना जाता है। अब हम जो है स्टार्टिंग से एकदम आरंभ से, आरंभ जो है आरंभ से ले जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ से हम जब इसको समझने का प्रयास करेंगे तो जो है फ्रेंड्स, तो आरंभ का अर्थ होता है इसका निर्माण। तो मैंने कि पिछली क्लास में आपको बताया बताया था कि जो दो प्लेटें थी, एक प्लेट थी भारतीय प्लेट और दूसरी थी यूरेशियन प्लेट। जो भारतीय प्लेट थी वो भारी थी, तो वो नीचे सबडक्ट हो गई। और जो यूरेशियन प्लेट थी वो हल्की थी, वो ऊपर फ्लूट करने लगी, अर्थात तैरने लगी। तो उनके सबडक्शन से और जो है फ्लूट होने से क्या हुआ, एक प्रकार के जो है वलित पर्वत का निर्माण हुआ जो हिमालय कहलाया। तो उसमें जो हिमालय था, तो उसमें कई प्रकार के वलन, मतलब जो उसके वलन पड़े, तो वलन से कई प्रकार के जो है श्रृंखलाएं जो है उत्पन्न हुई, जैसे कि आपकी महान हिमालय। तो महान हिमालय यानी उसमें जब जब इसका निर्माण की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसके निर्माण की। देखिए, इसका निर्माण की हम बात करते हैं पहले। निर्माण यानी महान हिमालय का निर्माण, तो एक समय आया जिसको कहते हैं पेलियोसीन, पेलियोसीन, ओल्गोसीन, ओलिगोसीन कहते हैं उसको, ओलिगोसीन, और इयोसीन। तो इस कालखंड में एक वलन उत्पन्न हुआ और उसी वलन को कहा गया महान हिमालय। तो पेलियोसीन, ओलिगोसीन और यूओसीन, इसको हम और दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स, कि जो है एक काल था सीनोजोइक, सीनोजोइक युग। तो सीनोजोइक युग के जो है टर्सियस कल्प में जो है हिमालय का निर्माण हुआ था, पूरे हिमालय। उसमें सब जो है सब सम्मिलित जो हिमालय की जो तीनों शाखाएं हैं, उनके विषय में उसमें जो है उसका निर्माण हुआ था उसमें। तो हमने जाना कि महान हिमालय जो हिमालय का निर्माण हुआ था वो इन जो है तीनों कालों में जो है, या तीन कालखंडों में हुआ था। अब हम बात करते हैं इसके विस्तार की। महान हिमालय के विस्तार के विषय में जानते हैं कि इसका जो विस्तार कहां से कहां तक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं विस्तार।
देखिए इसका जो विस्तार मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि इसका विस्तार आप देखेंगे यहां पे, यहां से यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से इस तरीके से लगा करके, इस तरीके से यहां पे एक पर्वत है जिसको कहते हैं नामचा बरवा। क्या कहते हैं उसे? नामचा बरवा। तो यहां पर हम एक पर्वत बना देता हूं, एक पर्वत ये हो गया और एक पर्वत ये हो गया। तो इसको हम, इसका नाम यहां लिख देते हैं, इसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और इसका नाम है नामचा बरवा, नामचा बरुआ। तो यानी इसका जो विस्तार है तो वो नंगा पर्वत से लगा करके नामचा बरवा तक है। ठीक है, यहां लिख देंगे हम नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। ठीक, नंगा पर्वत से लगा करके नामचा बरवा तक। नंगा पर्वत की ऊंचाई मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 8,126 मीटर इसकी लंबाई है और इसकी जो है 7,756 है। तो यानी यहां तक ये लगा करके फैला हुआ है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए फ्रेंड्स कि जो है इसको दूसरे शब्दों में इसका विस्तार हम जान सकते हैं, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पे एक गार्ज, यहाँ पे एक जो है सिंधु नदी गुजरती है, यहाँ से यहाँ पे एक नदी गुजरती है जिसको कहा जाता है सिंधु नदी। यहाँ से चीन के पास एक मानसरोवर जो स्थान है वहां से एक नदी गुजरती है और वो नदी इस तरीके से यहाँ पे गार्ज बनाती है, यहाँ पे, और गाज बना के वो यहाँ पे पाकिस्तान में प्रवेश करती है, उसके बाद फिर जाकर के यहाँ पर अरब सागर में मिल जाती है। तो ये नदी यहाँ पे गार्ज बनाती है जिसको कहते हैं सिंधु नदी का गार्ज। ये जो है भारत का सबसे गहरा गार्ज है, इसकी गहराई लगभग जो है 5200 मीटर है। तो यहाँ से गार्ज बनाती है सिंधु नदी का गार्ज, और जो है यहाँ तक, यहाँ पर एक नदी मैंने आपको बताया था पहले कि एक नदी यहाँ से गुजरती है इस तरीके से आकर के, और ये यहाँ जो है ब्रह्मपुत्र नदी है ये, और आकर के यहाँ से ये गार्ज बनाती हुई इस तरीके से ये दो शाखाओं में बढ़ के जो है यहां निकल जाती है। तो ये भी यहां पर एक गार्ज बनाती है, इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र का गार्ज। क्या कहते हैं इसको? ब्रह्मपुत्र गार्ज, या लिख देते हैं ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज। ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज हो गया ये, और ये क्या हो गया? ये सिंधु नदी गार्ज हो गया। क्या हो गया? सिंधु नदी गार्ज। तो इसको दूसरे शब्दों में हमने ये समझा कि जो है सिंधु 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 नदी गार्ज से ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज। ठीक है, तो यानी नंगा पर्वत से नामचा बरवा और सिंधु नदी के गाज से लगाकर ब्रह्मपुत्र नदी के गाज तक ये जो है फैला हुआ है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी जो है लंबाई की, कि ये भाई इसकी जो है लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई के विषय में जान लीजिए। देखिए हम यहाँ औसत की बात करेंगे, यहाँ पर औसत की लंबाई की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसके बारे में, इसकी औसत, ठीक है, लंबाई है 2500 किलोमीटर। कहीं कहीं पर जो है ये आपको 2400 भी देखने को मिलती है। इसका कारण ये है क्योंकि जब इसके हम मापन का निर्धारण दो रूपों से करते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर पर्वत टू पर्वत बात की जाए, अगर नंगा पर्वत से जो है नामचा बरवा पर्वत की बात की जाए तो इसकी लंबाई होती है 2400 किलोमीटर। लेकिन अगर गार्ज टू गॉर्ज बात की जाए, सिंधु नदी के गार्ज से लगाकर के ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज की बात की जाए, तो इसकी लंबाई हो जाती है 2500 किलोमीटर। इसी के लिए इसकी जो एवरेज पकड़ी जाती है, इसकी जो है जो इसकी लंबाई, तो वो हो जाती है 2500 किलोमीटर। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी औसत चौड़ाई की। इसकी औसत चौड़ाई की, इसकी औसत चौड़ाई की बात करते हैं हम।
फ्रेंड्स, तो इसकी औसत चौड़ाई कहीं कहीं पर जो है आपको 25 किलोमीटर देखने को मिलेगी, कहीं पे 40 किलोमीटर देखने को मिलेगी। तो यानी पिछली क्लास में मैंने आपको 40 किलोमीटर कहा था, लेकिन आपको विभिन्न जो है किताबों में अलग अलग मिल सकता है, तो इसमें आपको भ्रमित नहीं होना है कि गुरुजी ने ये क्या बताया था, आज क्या बता रहे हैं। तो इसको हम 25 से 40 किलोमीटर, यानी कहीं 2500 किलोमीटर जो है 25 किलोमीटर, कहीं 40 किलोमीटर। तो यहाँ हम लिख देते हैं 40 किलोमीटर, या 25 किलोमीटर से लिख देते हैं 40 किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी मिल जाएगी इसकी जो है चौड़ाई। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, इसकी औसत और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, तो इसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। इसकी जो औसत ऊंचाई की हम बात करेंगे, तो इसकी ऊंचाई जो है तो औसत 6100 मीटर है। और इसके जो जो शिखर हैं वो आधे से ज्यादा शिखर हिम से डूबे होते हैं, या हिम से जो है ढके हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए इसके एक शिखर की हम यहाँ बात करते हैं, मान लीजिए ये इसका शिखर है, ये इसका शिखर है, तो इसका ये शिखर मान लीजिए, ये कोई जो है एवरेस्ट पकड़ लीजिए या कोई भी पर्वत पकड़ लीजिए, तो इसका जो आधा हिस्सा होता है ऊपर का वो बर्फ से ढका होता है। कारण ये है कि आपने देखा होगा, आपने हिमरेखा का नाम सुना होगा, यानी जब 4400 मीटर ऊपर, या 4420 ऊपर, यानी 4420, यहाँ पर एक 4420 मीटर जब ऊपर से जो है हिमरेखा स्टार्ट हो जाती है, यानी यहां से ऊपर जो है हिमरेखा, यानी जो है हिमरेखा स्टार्ट हो जाती है, हिम बनना स्टार्ट हो जाता है। और उसके ऊपर एक लाइन यहां से और गुजरती है, ये है 5500 मीटर। अब इसके ऊपर का ये जो क्षेत्र है ये पूरा बर्फ से, यानी स्नो कवर होता है, ये स्नो कवर होता है, यानी बर्फ से ढका होता है। ये क्या होता है, बर्फ से ढका होता है। ठंडियों में क्या होता है, कभी कभी ये पूरा एरिया यहां से लगाकर यहां तक पूरा बर्फ से ढक जाता है। तो यानी कह सकते हैं कि इसका जो अधिकतम भाग जो होता है वो बर्फ से ढका होता है। तो ये हमने इसको यहाँ पे जाना, इसको हम अब मिटा देते हैं। अब जो है हम इसमें देख लेते हैं कि जो है इसके कुछ रीजन के विषय मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक नदी गुजरती है यहां से, और इस नदी का नाम था काली। क्या नाम था इसका, काली नदी नाम था। और यहां से मैंने आपको नदी बताई थी, यहां से इस तरीके से एक नदी बताई थी, और वो मैंने क्या बताया था आपको, वो बताया था मैंने आपको सतलुज। क्या बताया था, वो सतलुज मैंने आपको बताया था, सतलुज। तो काली से सतलुज का ये जो क्षेत्र था, ये पूरा जो क्षेत्र था, ये कहलाया था कुमाऊं हिमालय। क्या कहलाया था, कुमाऊं हिमालय। और उसके बाद और ये जो ये यानी ये जो पूरा क्षेत्र आता था, यानी ये वाला क्षेत्र, ये आता था आपका उत्तराखंड रीजन का। ये पूरा क्षेत्र जो था ये उत्तराखंड रीजन था। ये क्या था, उत्तराखंड। ठीक है, हम यहाँ चोटियों की बात करते हैं, महान हिमालय की प्रमुख चोटियों की बात करते हैं। तो उत्तराखंड रीजन में जो है फ्रेंड्स कुछ 6 जो है आपको जो है पर्वत शिखर देखने को मिलेंगे। यहाँ हम 6 पर्वत शिखरों के बारे में पहले बाद में बात करते हैं। पहले इसके हम जो है विभाजन इसका कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था यहां से लगा करके ये पूरा ये यानी ये पूरा, ये और ये तो हो जाएगा आपका सिक्किम, ये पूरा हो जाता था नेपाल हिमालय। मैंने बताया था ना आपको, काली से तीस्ता, यहाँ पे एक नदी गुजरती है जिसको कहते हैं तीस्ता। तो काली से तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र था वो क्या था, नेपाल था। नेपाल हिमालय का क्षेत्र था, यहां पर हम लिख देते हैं। इसमें कुछ प्रमुख 9 जो है प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं इसमें, यानी इसमें सिक्किम को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। जो सिक्किम का जो क्षेत्र मैंने बताया था इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड के विषय में जानेंगे कि 6 पर्वत जो है प्रमुख पर्वत चोटियां कौन कौन सी हैं। तो यहां पर एक पर्वत चोटी आपको पाई जाती है, और एक पर्वत चोटी आपको यहाँ, तो मैं पहले बना लेता हूँ 6, उसके बाद फिर मैं आपको नामकरण कर देता हूँ इसका इस तरीके से। अब एक एक को हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जो सबसे पहले उत्तराखंड रीजन में पहली जो सबसे ऊपर चोटी है वो है बंदर पूछ। उसका नाम क्या है, बंदर पूछ। दूसरी है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। ये है आपकी कामेत, कामेत। कामेत हो जाएगी आपकी।
कामेत के बाद हो जाएगी आपकी दूनागिरी। दूनागिरी के बाद ये हो जाएगी आपकी नंदा देवी। नंदा देवी, और ये हो जाएगी इधर वाली हो जाएगी आपकी त्रिशूल। तो कुछ इस प्रकार की जो है आपको ये 6 उत्तराखंड रीजन में आपको 6 जो है प्रमुख चोटियां देखने को मिलेंगी, जिसमें जो है सबसे बड़ी जो पर्वत चोटी है वो है नंदा देवी। नंदा देवी की जो ऊंचाई है ये उत्तराखंड रीजन की सबसे जो है ऊंची पर्वत चोटी, 7,716 इसकी जो है ऊंचाई मीटर उसकी ऊंचाई है। अब हम बात कर लेते हैं नेपाल हिमालय की। तो नेपाल हिमालय में कुछ 9 प्रमुख जो है पर्वत चोटियां हैं, उसको हम यहाँ बना देते हैं। देखिए उस 9 में जो है हम एक ये भी है कंचनजुंगा, इसको भी कर लेते हैं। तो एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक यहाँ पे है ये 9। ठीक है, तो ये 9 जो है चोटियां आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो यानी इसमें हमने बताया आपको कि ये जो पर्वत चोटी आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये वाली ये पर्वत चोटी है आपकी कंचनजंगा। कंचनजुंगा, इसे कंचनजंगा भी कहीं कहीं लिखा आ रहा है, कंचनजुंगा भी लिखा आता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंचनजुंगा है। अब इसमें कंचनजुंगा संबंधित एक तथ्य आप जान लीजिए। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि काराकोरम पे पाया जाने वाला एक प्रमुख पर्वत शिखर है, जिसका नाम है केटू गॉडविन ऑस्टिन। तो ये जो है, तो ये इसे कहा जाता है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। लेकिन अब इसमें एक पॉइंट बहुत सारे, इसमें एक जो है डीप पॉइंट ये है कि जो ये आता है काराकोरम श्रेणी पे, और काराकोरम का आधा हिस्सा जो है पीओके में स्थित है। तो अगर बात की जाए तो ये कहना जो है पूर्णतः सत्य नहीं है कि जो ये, हालांकि जो है हम भारत का जब मैप देखते हैं तो उसमें जो पीओके का क्षेत्र है उसको भी हम अपने क्षेत्र में मानते हैं। यानी भारत का मैप आपने देखा होगा तो उसका सम्मिलित रूप भारत में आता है। लेकिन पीओके ने उसको जो है, पाक ने जबरन जो है पाक उस क्षेत्र को कब्जा करके रखा है, और उस क्षेत्र को कहा जाता है पीओके। तो अगर देखा जाए भारत के क्षेत्राधिकार के दृष्टिकोण से देखा जाए या नजरिए से देखा जाए, तो जो केटू है तो उस पे जो है पाकिस्तान का अधिकार है, लेकिन है वो भारत का। तो ये जो है तथ्य, आपको यह फैक्ट ये समझना है कि वो जो भारत का हिस्सा है, लेकिन उस पे कब्जा किसका है, पाकिस्तान का। तो ये समझना है। तो अगर भारत के अधिकार के, यानी भारत के अधिकार क्षेत्र की बात की जाए, यानी कि जिसपे भारत का अधिकार है, तो उसके लिहाज से सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है कंचनजंगा, ना कि केटू गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन हम लोग जो है कश्मीर पाक जो पीओके कहते हैं, मतलब हमारा ये मानना है कि जो है पाकिस्तान है जबरन उसको कब्जा करके रखा है, हम उसे अपना ही भाग मानते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी है। तो 8,598 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। ये भारत की सबसे है, लेकिन अगर केटू को देखा जाए तो फिर ये दूसरे भारत की दूसरी आ जाएगी। उसके बाद आ जाती है एक, ये ये है मकालू। ये क्या है, मकालू है। मकालू के बाद ये है एवरेस्ट, माउंट 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 एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को अलग अलग नामों से, इसे जो है नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, सागर माथा। और तिब्बत में इसे चोमो लांगमा कहा जाता है, यानी पर्वतों की रानी कहा जाता है, चोमो चोमो लांगमा कहा जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मैंने बताई थी आपको, यह है 8,848। लेकिन अब ये इसकी ऊंचाई लगभग हो गई है 8,850 मीटर, क्योंकि लगातार जो है इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय प्लेट है वो अब भी प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर की दर से जो है यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है, यानी उसे टकरा रही है, उससे जो है नीचे जो है सबडक्ट हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हिमालय का जो है उसके हाइट में जो है बढ़ोतरी हो रही है।
माउंट एवरेस्ट के बाद ये इसके विषय में और जान लीजिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के विषय में जान लीजिए आप लोग कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले जो प्रथम जो व्यक्ति थे वो थे जो है सर एडवर्ड, जो उनका नाम था सर जो है एडमंड जो है हेनरी। वो जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, विश्व के पहले व्यक्ति थे। उनके साथ जो एक और थे शेरपा जो है तेंजिंग नॉर्वे। ये लोग जो है 29 मई जो है 1953 जो है 53 को ये चढ़े थे, जो है उस पे इन्होंने जो है हिमालय को फतह किया था। लेकिन अब इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में बात ये आती है, ऐसा जो है हम देखते हैं किताबों में मिलता है, कहीं कहीं हम जो है बाहर से भी देखते हैं कि जो तेंजिंग थे इनको बाद में जो है भारत की नागरिकता मिल गई थी। तो अगर देखा जाए कि जो है सबसे पहला भारतीय कौन था तो तेंजिंग हो जाएंगे। लेकिन उनको चूंकि वो नेपाल मूल के थे, वो भारत मूल के नहीं थे। तो अगर बात आती है भारत के मूल के तो जो है 1965 में जो है एक भारत के व्यक्ति थे जिनका नाम था जो है कैप्टन एमएस जो है कोहली। वे 1965 में जो है इन्होंने जो है हिमालय को जो है फतह किया था, उसकी चोटी पे चढ़े थे। अगर बात की जाए भारत की प्रथम महिला जो है तो वो थी जो है बछेंद्री पाल थी। उन्होंने 1984 में जो है हिमालय को फतह किया था, यानी माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तो ये चीजें जाना है। तो इसपे जो है भारत यानी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कैप्टन एमएस जो है कोहली थे। और भारत की प्रथम महिला जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी वो थी बछेंद्री पाल, 1984 में वो चढ़ी थी। तो ये इसको आपको जानना है। हम देखते हैं इसकी जो दूसरी ये चोटी, तो ये है चोयू, इसका नाम है चोयू। चोयू के बाद फिर ये है गौरी शंकर। गौरी शंकर है इसकी है चोटी ये। गौरी शंकर के बाद ये है मनसालू। मनसालू के बाद हम देखते हैं जो है ये है आपकी धौलागिरी। धौला धौलागिरी के बाद ये है आपकी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद ये है एपी। तो ये कुछ 9 जो है प्रमुख पर्वत चोटी हैं जो कि महान हिमालय पर स्थित है। इसमें अधिकतम जो है तो नेपाल में ही स्थित है। सिर्फ जो है आप देखेंगे तो कंचनजुंगा, चूंकि ये जो है भारत में स्थित ही है सिक्किम राज्य में। तो ये सबसे सीधे जो है सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। अब हम देखते हैं इसमें जो है इसमें कुछ हमें जो है इनके बीच में कुछ घाटियां देखने को मिलती हैं। घाटी को मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो घाटियां होती हैं तो वो दो पहाड़ों के बीच में होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, ये कोई पहाड़ है, मान लीजिए ये महान हिमालय, फिर ये दूसरा मध्य हिमालय, फिर ये शिवालिक। हम यहाँ देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये महान हिमालय, तो इनके बीच में आप देख पा रहे हो कि कुछ गैप देख पा रहे हो। ये जो एरियाज देख पा रहे हो ये कहलाती है घाटी। घाटी में क्या होता है, घाटी में लोग अपना रहवास बना लेते हैं, मानव यहाँ पर बस्तियां बना लेता है, यहाँ पे रहने लगता है। तो ये घाटी आप देखो। अब इस घाटी के दो तरीके से डायमेंशन आप समझ पा रहे हो। देखो ये जो एरिया है ये वाला ऊपर वाला ये कहलाता है आपका अपनति। ये क्या कहलाएगा, अपनति। ठीक है। और ये जो एरिया नीचे वाला ये वाला अपनति, और ये कहलाएगा जो है अभिनति। ठीक है। अभिनति को अंग्रेजी में कहते हैं सिंक्लाइन और इसे कहते हैं एंटिक्लाइन। ठीक है। इसे कहेंगे सिंक्लाइन और इसे क्या कहेंगे, इसे एंटिक्लाइन कहलाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो है इस इन ये जो है पहाड़ों के बीच में आप देख पा रहे हो गैप, देख पा रहे हो ये गैप। तो इसमें कई प्रकार की जो है घाटियां भी जो है आपको देखने को मिलती है। तो उन घाटियों की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। ये मैं मिटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए जो है। हम यहाँ लिखते हैं महान हिमालय, महान महान हिमालय व
मध्य हिमालय के, महान हिमालय व मध्य हिमालय के मध्य कई घाटियों का निर्माण भी हुआ है। कई घाटियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, जैसे सबसे पहली घाटी यहां हम देखते हैं, एक घाटी यहां लिखते हैं, एक है कश्मीर की घाटी। कश्मीर की घाटी, देखिए आपको स्मरण होगा मैंने पहले बताया था कि जो है मध्य हिमालय में मैंने आपको दो घाटियां बताई थी, एक मैंने आपको कुल्लू की घाटी बताई थी और एक मैंने कश्मीर की घाटी बताई थी। तो देखिए जो कुल्लू की घाटी है या फिर कश्मीर की घाटी है, ये बेसिकली दो में पड़ता है क्योंकि ये बीच में है। तो इसको यानी मान लीजिए मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में है कहा गया है, या इसकी जो ये घाटियां हैं ये महान हिमालय जो है मध्य हिमालय की कुछ जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं उनके बीच में पाई जाती है। तो इसको दोनों तो कह सकते हैं आप, महान हिमालय की भी कह सकते हैं और मध्य हिमालय की भी कह सकते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कश्मीर की जो घाटी है, ये कश्मीर की घाटी, तो कश्मीर की घाटी जो है तो वो महान हिमालय, हमें लिख देता हूं, महान हिमालय व मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में एक श्रेणी पाई जाती है जिसको कहते हैं पीर पंजाल। तो ये जो कश्मीर की घाटी है तो वह महान हिमालय व मध्य हिमालय की पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी में है। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी में है, ये आपको याद रखना है। दूसरी मैंने आपको बता देता हूं घाटी, यहां एक घाटी और है कुल्लू की घाटी। कुल्लू की घाटी, देखिए जो कुल्लू की घाटी है तो वो महान हिमालय और मध्य हिमालय के या मध्य हिमालय की धौलाधर श्रेणी में स्थित है। क्या? धौलाधर, धौलाधर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, महान हिमालय व जो है वह मध्य हिमालय की धौलाधर श्रेणी में स्थित है कुल्लू की घाटी। एक घाटी और यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो है काठमांडू की घाटी। काठमांडू की, जो काठमांडू की घाटी है तो वो महान हिमालय, कुछ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है उसको आप यहां पूरा लिख लीजिएगा, जगह की जो है शॉर्टेज की वजह से मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है। महान हिमालय व मध्य हिमालय की महाभारत श्रेणी में स्थित है। महाभारत श्रेणी में स्थित है यानी महान हिमालय व मध्य हिमालय की जो है महाभारत श्रेणी में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख घाटियां हैं जो कि मैंने इसमें आपको बता दिया है। इसको मिटा देते हैं, कुछ और थोड़ा बहुत देखते हैं इसमें। देखिए कुछ प्रमुख दर्रे भी इसमें पाए जाते हैं महान हिमालय में। प्रमुख दर्रे, दर्रा मैंने आपको बताया था कि दो पहाड़ों के मध्य एक आवागमन का, एक ट्रांसपोर्टेशन का वे हो, रास्ता होता है जिसके माध्यम से आवागमन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो दर्रा है, इसमें प्रमुख दर्रे। देखिए दर्रों के लिए अलग से क्लास में लाऊंगा क्योंकि इस क्लास में अगर मैं दर्रे आपको बताने लगा तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे इस क्लास को लंबी नहीं करना है, बहुत ही जो है शॉर्ट में मुझे बताना है। तो दर्रों के लिए हम प्रमुख क्लास लेके आएंगे जिसमें हम आपको प्रमुख दर्रे और प्रमुख ग्लेशियर के विषय में बताएंगे। तो इसमें कुछ प्रमुख दर्रे हम बता रहे हैं आपके नॉलेज के लिए, देख लीजिएगा। दर्रे देखिए, एक दर्रा इसमें है जोजिला,
जो प्रमुख दर्रे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जोजिला दर्रे को अंग्रेजी में पास कहते हैं, जोजिला। फिर एक है नाथुला, ठीक है। फिर है एक थागाला, थागाला। फिर एक है बोंदीला, बोंदीला। ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो कि महान हिमालय पे पाए जाते हैं। दर्रे की बात करते हैं तो इसमें कुछ जो है प्रमुख आपको जो है ग्लेशियर भी देखने को मिलेंगे। प्रमुख ग्लेशियर भी यहीं पे आपको मिलेंगे देखने को ग्लेशियर। देखिए इसकी जो प्रमुख ग्लेशियर है, ग्लेशियर आप लोग समझते होंगे जिसको हम कई जो है नामों से जानते हैं, जिसे हम हिमनद भी कहते हैं, हिमानी भी कहते हैं। तो इसमें कुछ प्रमुख ग्लेशियर भी हैं, उसको भी आपको जानना है। देखिए इसमें जो पहला जो प्रमुख ग्लेशियर है तो वो है आपका गंगोत्री। गंगोत्री। और दूसरा इसमें जो प्रमुख है वो है यमुनोत्री। इन्हीं दो ग्लेशियरों के माध्यम से कई सारी नदियां जो है निकलती हैं। आगे की क्लास में जब मैं आपको ग्लेशियर पढ़ाऊंगा तो उसमें डीप बताऊंगा। अब इसमें एक प्रमुख चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं आपके एग्जाम के लिए, जो जिस तरीके से यूपीएससी या जो विभिन्न प्रकार की जो आयोग हैं, कमीशन हैं, जो प्रश्न पूछने का जो उनका एक तरीका का उनका एक पैटर्न है वो बदल रहा है। पुरानी चीजें अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। बहुत सारे लोग ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से पहाड़ों को याद करवाते हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि ट्रिक का जमाना अब नहीं है। अब आपको थोड़ा जो है खुद से सोचना चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और किस जो है अच्छी तरीके से, यानी वैज्ञानिक तरीके से अब चीजों को आपको समझना है। मेरे हिसाब से या मेरे अनुभव से अगर देखा जाए तो अगर मैंने जिस तरीके से तैयारी अपनी की, मैंने अपने जीवन के कई वर्ष जो है यूपीएससी की तैयारी को दिए, कुछ कारणों से मेरा नहीं हुआ, वो अलग विषय है। लेकिन अगर मैं आपके अनुभव अगर आपको बताऊं तो उसके लिए क्या है कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं होती है। यूपीएससी एग्जाम आप रट के निकाल नहीं सकते हो। यूपीएससी अगर आपको एग्जाम निकालना है तो सिलेबस को समझना पड़ेगा, आपको सिलेबस के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम जो भारत में आयोजित होते हैं उसको आप निकाल पाओगे। तो इसके लिए देखिए अब क्या होता है, इसके लिए आसान सा मेथड मैं आपको बताने का प्रयास यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए अब सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको भूगोल समझना है, और भूगोल में बेसिकली सी बात है, आप सबको पता ही होगा कि अब जो यूपीएससी है तो उसका जो भूगोल से कई सारे प्रश्न पूछता है, चाहे वो भारत का भूगोल हो या विश्व का भूगोल हो। तो अगर भारत के भूगोल के बारे में अगर देखा जाए तो हिमालय से जो भारत का जो फिजिकल डिवीजन के हिसाब से देखा जाए तो इससे कई सारे प्रश्न पूछता है। उसको आपको जो है पर्वत दे देगा और उनको आपको जो है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व के लिए कहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो हमारा हिमालय है तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। ये जो यहाँ से इसकी जो बीच की चौड़ाई होती है दूर, और यहाँ पर एकदम इसकी जो चौड़ाई होती है वो शून्य हो जाती है, और यहाँ पर एक हेयर पिन की तरह बैंड होकर के कुछ भाग इसका यहाँ फैल जाता है म्यांमार में, कुछ भारत में जो है पूर्वोत्तर हिमालय के जो है फैल जाता है। तो उसी तरीके से आप इसमें मान लीजिए, इसमें जो उत्तराखंड रीजन की मैं बात करूं तो इसमें जो 6 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे बंदर, पूछ, बद्रीनाथ, कामेट, तो इसमें आपको अब सेट दे देगा कि इसमें कुछ आगे पीछे करके बताएगा, इसको जो है पश्चिम से पूर्व का इसका क्रम लगाइए। जैसे पश्चिम का पूर्व क्रम आप देख रहे हो, बंदर, पूछ, बद्रीनाथ, कामेट, दूनागिरी, नंदा देवी तो और त्रिशूल। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बिखेर कर देगा ये कि जो है आप इसके आप क्रम में लगाइए, या फिर जो है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व का इसका क्रम लगाइए। तो ये जब आप मैपिंग सीख लोगे, जब आप इसको मैप से करोगे, मैप से इसको हल करने का प्रयास करोगे, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं हो पाएगा। आप इसको जिस तरीके से मैंने जो थोड़ा बहुत जो भी कुछ बनाने का प्रयास किया उस तरीके से आप भी इस तरीके से करते जाइए, तो इसमें आप भूलोगे नहीं। रटोगे भूल जाओगे, ट्रिक से याद करोगे भूल जाओगे, लेकिन इस तरीके से अगर आप करोगे तो भूलोगे नहीं। वही चीजें यहाँ नेपाल हिमालय में जो प्रमुख पर्वत शिखर हैं उनपे भी वही लागू होती है कि इसमें जो है आपसे पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व का आपको मिलान के लिए दे देगा। तो ये चीजें आपको समझनी है। ऊंचाई मैंने ज्यादा इसमें ऐड नहीं की है, जो प्रमुख है उनके बारे में बताया है। जैसे कि हिमालय की मैंने माउंट एवरेस्ट की जब आपकी ऊंचाई की बात की है तो इसके लिए इसकी ऊंचाई जो है बन जाती है, कई पूछता भी है। अब इसमें आपको ये एक बात ये याद रखनी है, अगर जैसे कहते हैं कि एक प्रश्न ये उठता है, ज्वलंत प्रश्न ये है कि भाई जो महान है जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई बढ़ क्यों रही है, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें जो मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक समझाया था बस वही चीजें आपको यहाँ समझनी है।
कि ये जो पूरी जो भूखंड है ये प्लेटों में बटा हुआ है और ये प्लेट जो है गति कर रही होती है। तो उसी तरीके से जो भारतीय प्लेट है वो अब अभी भी इस वक्त भी जो है बढ़ रही है 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की रफ्तार से, और वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, जिसके कारण जो होता है हिमालय की जो है ऊंचाई बढ़ रही होती है। तो ये चीजें आपको यहाँ महत्वपूर्ण थी जो मैंने बताई थी। तो ये कुछ प्रमुख ग्लेशियर मैंने आपको बता दिए थे। घाटियां भी मैंने आपको इसमें संभवतः बता दी है। देखिए जो घाटियां होती हैं, आप देखोगे जब कश्मीर की घाटी में आप जब कश्मीर जाओगे और जब कश्मीर की घाटियों में आप वहां देखोगे तो वहां का जो नजारा है वो बहुत ही अद्भुत है। बहुत ज्यादा ही जो है, एक जो है प्रसिद्ध जो एक शायर थे जो गए थे कश्मीर, जिन्होंने कश्मीर गए तो उन्होंने फारसी में कुछ कहा उन्होंने कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। उन्होंने क्या कहा कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। तो कश्मीर काफी खूबसूरत है, कई सारी वहाँ घाटियां हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम नज़ारा वहाँ रहता है। तो आप लोग एक बार जाके वहाँ घूमिए जरूर। तो इस तरीके से इसके प्रमुख दर्रे हैं और यहाँ पर इसके ग्लेशियर भी इसमें जो है पाए जाते हैं, और उन्हीं ग्लेशियरों के माध्यम से कई सारी नदियां भी जो है निकलती हैं। उन नदियों के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे अगली क्लास में। तो इसको थोड़ा और हम देख लेते हैं इसमें। अब यहाँ पर एक हम देख लेते हैं कि विश्व के जो सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं, सर्वोच्च पर्वत शिखरों के बारे में हम देख लेते हैं कि जो विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन कौन से हैं। तो उनके विषय में हम यहाँ जान लेते हैं कि कौन कौन से जो है विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम विश्व के 10 सर्वोच्च पर्वत शिखर। ठीक है, अब इसमें आप समझ लीजिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। मैंने आपसे जब मैं आपको जो है वर्ल्ड मैपिंग पढ़ा रहा था तो मैंने नॉर्थ अमेरिका जब मैंने पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर बात की जाए कि पूरी यानी पूरी दुनिया की बात की जाए, पूरे विश्व की बात की जाए कि सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि पूरी दुनिया की जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि उत्तरी जो है दक्षिणी अमेरिका में है। लेकिन अगर बात की जाए दूसरी कि भाई विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो मैंने आपको बताया था कि वो हिमालय है। यानी 2400-2500 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला ये आपकी हिमालय है। और उसके साथ साथ मैंने एक पॉइंट और आपको बताया था, शायद आपको स्मरण होगा या नहीं होगा तो फिर से सुन लीजिए, कि अगर बात की जाए सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कि यानी विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कहाँ पाए जाते हैं, तो वो इसी महान जो है महान हिमालय में पाए जाते हैं। और महान हिमालय में को 3 भागों मैंने बताया था, आपको बांटा गया था। तो वो जो दूसरा है महान हिमालय, यानी हिमालय का जो पहला जो वलन था पड़ा था, उससे जो बना था एक पर्वत श्रृंखला महान हिमालय जिसे कहा गया था, तो उसी में सबसे ज्यादा ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है माउंट एवरेस्ट। तो इसी के जो है उन्हीं 10 की हम चोटियों के बारे में इसमें यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको आप देखते जाइए कि वो कौन कौन सी चोटियां हैं। तो वहां पर सबसे पहले यहां पर हम लिख देते हैं एक माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे जो है ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये बात आपको यहाँ पे स्मरण रखना है। इसकी जो ऊंचाई मैंने आपको बताई थी, इसकी ऊंचाई है 8,848। कुछ लोग इसे 8,850 भी कहते हैं इसकी बढ़ के अब ये हो गई। तो ये दोनों सही हैं क्योंकि उसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है। दूसरी बात की जाए कि इसकी जो है दूसरी कौन है, इस टॉप यानी विश्व के 10 पर्वत शिखरों में सबसे दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे है केटू। केटू गॉडविन ऑस्टिन। ये बेसिकली पड़ता है गिलगित बाल्टिस्तान में। अगर हम इसको साधारण शब्दों में कहें तो ये लद्दाख में पड़ता है। यहाँ पे जो स्थान की कमी है तो यहाँ पे हम सिर्फ लद्दाख लिख देते हैं, लेकिन अगर वास्तविक देखा जाए तो ये गिलगित बाल्टिस्तान में है, लेकिन ये लद्दाख क्षेत्र में आता है। केटू जिसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर। अब इसमें मैंने आपको अभी बताया था कि जो केटू गॉडविन जो ये पर्वत है, इसको जो है इसकी जो ऊंचाई है तो ये
भाई इसकी ऊंचाई मैंने आपको बताया 8,611। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, लेकिन इसमें एक बात आपको स्मरण रखना है कि भारत का तो है, लेकिन इस पे अधिकार या जहां पे ये पर्वत स्थित है उसका, उस क्षेत्र का अधिकार जो है पाकिस्तान के पास है। तो अगर भारत की बात की जाए, भारत के अधिकार की बात की जाए, तो ये नहीं आता है, क्योंकि इसमें जबरन पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। लेकिन हम इसको मैप में दिखाते हैं कि हमारा ही भाग है, तो ये देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने जबरन कब्जा किया है तो इसको हम अपना मान सकते हैं। लेकिन ये चीजें आपको याद रखना है कि वर्तमान में ये कब्जे में किसके है, ये है कब्जे में पाकिस्तान के। तो ये दूसरी है पर्वत श्रृंखला। तीसरी बात की जाए तो वो है कंचनजुंगा। कंचनजंगा जी जिसे कहते हैं, कंचन जंगा, या इसे कहीं कहीं जुंगा भी लिखा आता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंचनजुंगा है। कंचनजुंगा है। कंचनजुंगा के बाद एक चौथी है माउंट माउंट लाहौत्से। माउंट लाहौत्से है चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे आएगी आपकी मकालू। चौथे नंबर पे क्या है, मकालू है। छठे नंबर पे है आपका है चोयू, यानी ये जो मैंने बताई थी आपको चोयू, चोयू है। सातवें नंबर पे धौलागिरी है। सातवें नंबर पे धौलागिरी है और आठवें नंबर पे है मंसालू। नवे नंबर पे है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो स्थित है यहां पर लद्दाख क्षेत्र में स्थित है नंगा पर्वत। तो ये भी नवे नंबर पे नंगा पर्वत। 10वें नंबर पे आता है अन्नपूर्णा। तो ये कुल जो है कुछ ये आपके 10 जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं जो बेसिकली पाए जाते हैं आपके महान हिमालय में। अब इसमें कुछ देख लीजिए, इसमें बहुत सारे जो है नेपाल में, जैसे कि मान लीजिए माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है। K2 बॉडविन ऑस्टिन ये तो आपका लद्दाख में यानी गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में आता है। कंचनजंगा ये भी सिक्किम में है, ये हमारा भारत क्षेत्र में आता है। उसके बाद आपका माउंट लोहसे ये जो है नेपाल और चीन के बॉर्डर में मिलता है। मकालू नेपाल है, चोयू नेपाल में, धौलागिरी भी नेपाल है, मंसालू भी नेपाल है। नंगा पर्वत भी जो है आपका मैंने बताया था वो अन्नपूर्णा भी जो है। तो इस प्रकार से ये जो 10 पर्वत शिखर हैं ये महान हिमालय पर पाए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है ये सब चीजें इसमें मैंने आपको बताने का आज प्रयास किया है। तो इसी के साथ मैं ये क्लास को जो है अब खत्म करता हूं, और पीछे अगली क्लास में हम जो है मध्य हिमालय के विषय में पढ़ेंगे। मध्य हिमालय हो सकता है अगर मध्य हिमालय और शिवालिक को मैं साथ में पढ़ा दूं, क्योंकि ज्यादा फिर क्लासेस लंबी हो जाएंगी। तो मैं मध्य हिमालय और शिवालिक को एक साथ ही मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद फिर जो है आगे हम देखेंगे इसके, जो मैंने आपको कहा है कि इसके प्रमुख दर्रे, प्रमुख ग्लेशियर, उनके विषय में हम जो है थोड़ा चर्चा करेंगे और उसके विषय में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप भी जो है इसको अच्छी तरीके से समझते जाइए, अच्छी तरीके से इसको नोट करते जाइए, और एक एक चीज को जो है अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, जो कि आपके एग्जाम में आपको जो है मदद मिल सके और एग्जाम में आप अच्छे जो है स्कोर को पिकअप कर सको। तो चलिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।